Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 18 Body Fluids and Circulation. We have studied blood, lymph, formed elements, erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Now, today we will study blood groups. As you know, blood of human being differ in certain aspect. वैसे तो ब्लड अगर हम किसी का भी देखेंगे तो देखने में तो सिमिलर लगता है, पर आपको पता है कि सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं और कुछ कुछ सिमिलरिटी नहीं होती उनमें, खाली देखने में एक जैसे लगते हैं, तो सर्टेन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हैं। तो इससे जो जिस बात में वो डिफरेंट है उससे उनकी ग्रुपिंग की गई है। ओके सर, फ्रॉम सर्टेन एस्पेक्ट्स जैसे ABO RH नेगेटिवली आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ABO ग्रुपिंग किस पे बेस्ड होती है? एंटीजन्स के बेस्ड पे की जाती है। अब आपको एंटीजन क्या होते हैं? जो कि इंड्यूस किए जाते हैं इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ओके, उस बेस पे, एंटीजन के बेस पे उसकी ग्रुपिंग की गई है। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स ऑन द RBC। कौन से? A और B एंटीजन्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा इंडिविजुअल्स का उसमें 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को 4 ग्रुप में बांटा गया, A, B, AB एंड O। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीजन्स प्रोड्यूस होते हैं और एंटीजन्स के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स में, और उसी के एंटीजन एंटीबॉडीज़ के हिसाब से ही ब्लड ग्रुप बांटा गया है। आप देखते हो जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो कोई भी ब्लड नहीं यूज़ किया जाता। जो डोनर का ब्लड है वो केयरफुली मैच किया जाता है, जिसने रिसीव करना है ब्लड उसके ग्रुप से मैच करके फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। टू अवॉइड करने के लिए क्लम्पिंग, मतलब जिससे कि ख़त्म नहीं हो जाए या डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए RBC। तो जो ट्रांसफ्यूज़न है केयरफुली मैच किया जाता है और क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। तो डोनर्स कंपैटिबिलिटी इसमें शो की गई है। ये रहा ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन है RBC के, ये एंटीबॉडीज़ है प्लाज्मा में, और ये डोनर ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप है A। एंटीजन कौन सा है RBC का? A जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। एंटीबॉडीज़ है प्लाज्मा में B। और डोनर का ग्रुप कौन सा है? A और O। A और O, तो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, तो जब हम ब्लड ग्रुप B देखते हैं तो एंटीजन कौन सा होता है? B, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। और उसके लिए प्रोटीन कौन सा है? उसके रिस्पॉन्स में प्रोटीन कौन सा प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीजन्स क्या होते हैं? केमिकल्स जो कि इम्यून दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन दैट कैन इंड्यूस ये वो केमिकल्स हैं
जो कि इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर दे। केमिकल्स दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ओके, वो एंटीजन होते हैं। और प्रोटीन कौन, ये क्या है, एंटीजन के उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो जब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन केमिकल्स कौन से हैं? तो क्या होता है, एंटीजन वो सब्सटेंस होता है इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने थे। इसका मतलब क्या, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता है उस सब्सटेंस को, और वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है इम्यून सिस्टम। एंटीजन कोई भी हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पोलन। ये जो एंटीजन्स हैं वो बॉडी में इस तरह का हमारा फिर इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाता कि इट इज़ सम फॉरेन पार्टिकल्स, कोई केमिकल है, पोलन है, फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं उनसे कोई एलर्जिक आता है, एलर्जी हो रही है, क्या हो रहा है आपको, जैसे कई बार पता नहीं लगता कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या मेरी ऐसे क्यों तबीयत हो रही है, मेरे को ये क्यों एलर्जी हो रही है, तो क्या ये एंटीजन्स होते हैं। और फिर बॉडी उसके पहचान नहीं पाती कौन सा बैक्टीरिया और वायरस है, और उसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए कुछ टाइम में आप देखते हो अपने आप कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाती। क्यों, एंटीजन प्रोड्यूस करती एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं प्लाज्मा में। ओके, और डोनर ग्रुप कौन से हैं, ए और ओ हैं। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी बी, और ब्लड ग्रुप डोनर ग्रुप होगा ए और ओ। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए और ओ को डोनेट कर सकता है ब्लड। बी है तो एंटीजन है बी और एंटीबॉडीज़ है ए, वो बी को और ओ को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ओके, बी को नहीं कर सकता, अपोजिट पड़ जाएगा, ए को भी नहीं कर सकता है, बी और ओ को कर सकता है। ए बी ग्रुप है, ए और बी इनमें नहीं है किसी, ये ए बी को भी दे सकते हैं ब्लड, ए वाले भी इनको दे सकते हैं, डोनर ग्रुप इनको बी भी दे सकते हैं और ओ भी दे सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकता है, बी और ओ वाले, ओ ग्रुप वाले। और ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकता है, ए ग्रुप वाले और ओ ग्रुप वाले। और ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं है कोई, एंटी ए और बी इसके अपोजिट है, ओ वाले को खाली ओ ही दे सकता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो ग्रुप ओ ब्लड है वो डोनेट किया जा सकता है पर्सन्स को, किसी भी ग्रुप के पर्सन को किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है ग्रुप ओ। ओके, और ए बी ग्रुप वाले हैं जो एक्सेप्ट करते हैं दूसरे पर्सन से, ए बी किसी भी और दूसरे ग्रुप से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, तो इसलिए को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। किसी भी ब्लड ग्रुप से रिसीव, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी हो गया और यूनिवर्सल डोनर ओ हो गया। क्लियर? तो अब ये देखिए, आर एच ग्रुपिंग, कोई भी एंटीजन है, आर एच एंटीजन जो है वो सिमिलर है। आर एच एंटीजन क्यों नाम है, वो एंटीजन सिमिलर है जो कि रेसस मंकी में। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि ये आरबीसी में पाया जाता है, नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में आर एच फैक्टर। तो जिसमें इनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, जिनमें आर एच फैक्टर होता है, जिनमें एब्सेंट होता है उनको आर एच नेगेटिव बोलते हैं, जो एंटीजन नहीं होता है। आर एच नेगेटिव पर्सन जब आर एच पॉजिटिव
ब्लड के सामने लाया जाता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं RH एंटीजन के। तो RH ग्रुप भी इसीलिए हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अगर RH इनकम्पेटेबिलिटी मतलब मिस मैचिंग है, जैसे RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर है, उसका ब्लड RH नेगेटिव है और फीटस का RH पॉजिटिव है, तो जो RH एंटीजन है फीटस के, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैच नहीं करेंगे मदर के ब्लड्स के साथ, क्योंकि वो सेपरेट रहते हैं प्लेसेंटा से। पर क्या होता है, डिलीवरी टाइम में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि एक्सपोजर हो जाएगा मैटरनल ब्लड का स्मॉल अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड के फीटस के ब्लड के साथ। तो क्या होगा कि मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो RH एंटीजन बनाना शुरू करेगी। मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट उसके खुद का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि जो फीटस है उसका RH पॉजिटिव है ब्लड। तो इन केस ऑफ अ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या है, RH एंटीबॉडीज़ जो है मदर की, जो कि RH नेगेटिव हैं, वो लीक हो जाएंगी ब्लड में फीटस के और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं फीटर के RBC को, जो बच्चा है उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और बच्चा मतलब फैटल भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है इसका, अगर RH फैक्टर जो है ब्लड ग्रुप का फीटस का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये अवॉइड किया जा सकता है एंटी RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इमीडिएट इंड्यूस की जाए मदर की बॉडी में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, तो ऐसा होने से बचा जा सकता है। इसीलिए जो है इसमें केयरफुल रहना पड़ता है कि फीटस का भी ब्लड ग्रुप कौन सा है। RH पॉजिटिव है और फीटस का नेगेटिव है तो सिवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और फैटल भी हो सकता है फीटस। तो RH एंटीजन जो है फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। क्लियर। अब है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जम जाना। जैसे आप फिंगर कट हो जाती है या कोई आपको ज़ख्म हो गया, वुंड हो गया, वाउंड हो गया, तो ये ज़्यादा टाइम तक ये नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो आप देखते हो कि चोट लगती है, थोड़ी देर बाद अपने आप ही क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड बंद हो जाता है। तो ये मैकेनिज़्म किस लिए, जिससे एक्सेसिव लॉस नहीं हो बॉडी में ब्लड का। ओके, आपने देखा होगा बाद में एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम आ जाता है कट की साइड में, इंजरी की साइड में, जैसे हम कहते हैं अरे देखो खून जम गया, मेरे चोट लगी थी, है ना। तो इसको क्लॉट या कोएगुलेंट कहेंगे, फॉर्म हो जाता है। ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है जिसको फिब्रिन्स कहते हैं, जिसमें डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन कैसे बनता है, इनएक्टिव फिब्रोजन्स इन द प्लाज्मा इनएक्टिव फिब्रोजन होता है प्लाज्मा में। ओके, इनएक्टिव फिब्रोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ओके, तो उससे क्या बनते हैं, थ्रोम्बिन्स बनते हैं बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, कब, जब कोआगुलेशन होता है। थ्रोम्बिन जो होता है फॉर्म बाय, किससे बनता है, फॉर्म फ्रॉम एन इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। थ्रोम्बिन किससे बनता है,
प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। ओके, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेस। इसके लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जिसको थ्रोम्बोकाइनेस बोलते हैं। ये फॉर्म होता है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन से। नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में। ओके, थ्रोम्बोकाइनेस मतलब कोएगुलेशन कैसे खून जमता है बताया। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बोकाइनेस के थ्रू थ्रोम्बिन बनता है। तो यही थ्रोम्बिन किस पे एक्ट करता है? इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो प्लाज्मा में उन पे एक्ट करता है और वो फिब्रिन में चेंज होता है। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन से, और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसको कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं। इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन इनएक्टिव। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि कट या वुंड हो गया तो तुरंत ये एक्टिव होके ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं और ब्लड लॉस से बॉडी को बचा लेते हैं। तो इंजरी और ट्रॉमा सिमिलरिटीज़ होती हैं जो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को ब्लड में सर्टेन फैक्टर्स के लिए, जिससे कि मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। ओके, जैसे कोई इंजरी हुई, ओके, इंजरी हुई तो क्या होता है? वो स्टिमुलेट करता है। इंजरी किसको स्टिमुलेट करती है? प्लेटलेट्स को। और वो एक्टिवेट करता है बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेट द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट करें मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को एक्टिवेट करें। ओके, जैसे कोई इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स को इनएक्टिव थे, ओके, स्टिमुलेट किया। इंजरी से क्या स्टिमुलेट हुए? ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स ने क्या किया? एक्टिवेट किया फैक्टर्स को मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन से। और कोएगुलेशन में क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस के थ्रू थ्रोम्बिन बना और इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो था प्लाज्मा में वो थ्रोम्बिन के थ्रू फिब्रिन में चेंज हो गया। ओके, तो ऐसे फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज हो गया और कोएगुलेशन का प्रोसेस हुआ। ओके, तो कई फैक्टर्स हैं जो टिश्यू से रिलीज होते हैं साइट ऑफ इंजरीज में जो कि कोएगुलेशन एक्टिव करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? कैल्शियम आयंस का। ये कोएगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। व्हाट? कैल्शियम आयंस। ओके, अब जैसे हम पढ़ते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरीज में, कोएगुलेशन तो आपको क्लियर हो गया बहुत इजीली और बहुत स्पेसिफिकली मैंने लिख के आपको समझाया। उसको आप अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं। जब ब्लड कैपिलरी से पास होता है टिश्यूज़ में तो कुछ वाटर, साथ में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो भी मूव आउट करते हैं स्पेसेस में। जो सेल और टिश्यू के बीच में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव करते हैं और लार्जर प्रोटीन्स को छोड़ देते हैं और मोस्ट ऑफ द लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है जो कि प्लाज्मा में होता है। क्या होता है? ब्लड जब पास करता है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में तो कुछ वाटर भी होता है उसके अलॉन्ग में, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लेके
वो सेल के बीच में स्पेसेस है उसमें उसमें होता हो जाता है और लार्जर प्रोटीन को छोड़ देता है, और ज़्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड वेसल्स को छोड़ देता है, और जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ओके, इसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है जो प्लाज्मा में होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस होते हैं ब्लड में और सेल्स में इस फ्लूइड के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस इस फ्लूइड के थ्रू होते हैं। जो टिश्यू फ्लूइड है जो कि टिश्यूज़ के आसपास स्मॉल वाटर्स, इसमें क्या होता है, ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज़, कैपिलरीज में से जाता है, साथ में कुछ वाटर भी होता है, साथ में वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो सेल और टिश्यू के बीच में स्पेसेस हैं उसमें रोटेट होते रहते हैं, ठीक है, और इन सबको छोड़ देता है लार्जर प्रोटीन और एलिमेंट्स जो हैं ब्लड वेसल्स को। तो जो फ्लूइड जो रिलीज़ होता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड करते हैं, और ये कैपिलरीज के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अलोंग साथ साथ बीच में स्पेसेस में घूमता रहता है। और ये किस में काम आता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, गैसेस में, बिटवीन ब्लड और सेल, ठीक है। तो इसमें एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है वेसल्स का जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और मेजर वेन्स में डालता है। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में इसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क होता है वेसल का। वो क्या करता है, जो आसपास के स्पेसेस में जितना फ्लूइड है उनको इकट्ठा कर लेता है और मेजर वेन में दोबारा डाल देता है। जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में तब इसको लिम्फ बोला जाता है। लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लिम्फ को इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, इम्पॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का। और फैट्स जो एब्जॉर्ब होता है वो लैक्टियल्स जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में उसके थ्रू होता है। फैट्स एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। ओके, तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि आसपास के स्पेसेस में रोटेट होता है। बाद में ये वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, सिस्टम कलेक्ट करता है मेजर वेन में, वापस इसे डाल देता है। तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसको लिम्फ कहते हैं। और कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को मीन्स तो फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, उसको बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्लियर हो गया कि ब्लड कहाँ पास होता है। ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज़, पर साथ में क्या होता है, कुछ वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव होते हैं स्पेसेस, जो सेल के बीच में स्पेसेस हैं उसमें। और ये फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड होता है, और इसमें मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं जितने की प्लाज्मा में होते हैं। और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एट्सेट्रा ब्लड और सेल में इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। और इसका नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहता है। वो इस सारे फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता है और इसको वापस मेजर वेन में डालता है। और जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको लिम्फ कहते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पैटर्न टू टाइप का है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क में, जिसमें ब्लड पंप होता है हार्ट से, और ये पास थ्रू होता है लार्ज वेसल से ओपन स्पेसेस में और बॉडी कैविटीज़ में, जिसको साइनसेस कहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम ओपन। जो आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क जो हैं
ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो ब्लड है वो लार्ज वेसल्स के थ्रू होता है और उस ओपन स्पेसेस होते हैं, बॉडी कैविटीज़ होती हैं जिनको साइनसेस बोलते हैं। और एनेलिड्स और कॉर्डेट्स जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से और सर्कुलेट होता है क्लोज नेटवर्क से ब्लड वेसल्स के। ये मेथड ज़्यादा एडवांटेजेस है एज द फ्लो ऑफ जो फ्लूइड है वो बहुत प्रिसाइजली आप रेगुलेट कर सकते हो। तो दो टाइप के हमने सर्कुलेटरी पाथवे, एक तो ओपन सिस्टम है जो आर्थ्रोपोड और मॉलस्क में होता है जिसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से और लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज़ में फ्लो करता है। दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनेलिड्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से और क्लोज नेटवर्क में ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू पास होता है। और ये ज़्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट होता है फ्लूइड का फ्लो। तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं मतलब रीढ़ की हड्डी जिनकी कॉर्डेट्स हैं उनके मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे फिशेस का 2 चैम्बर्ड होता है। फिशेस का कैसा होता है हार्ट? फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड। एट्रियम होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन और रेप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, है ना। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, इसमें क्रोकोडाइल नहीं है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और बर्ड्स और मैमल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, बर्ड्स एंड मैमल्स का 4 चैम्बर्ड होता है। 2 एट्रा होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। फिशेस में क्या होता है हार्ट पंप करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और गिल्स जो है उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो गिल्स होती है ना फिश हैव गिल्स, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो गिल्स जो होती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देती हैं, फिर वो सप्लाई कर देते हैं पूरे बॉडी पार्ट को, है ना। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेट कर देते हैं गिल्स के थ्रू, गिल्स में ऑक्सीनेटेड होता है और फिर सप्लाई हो जाता है पूरे बॉडी पार्ट में। फिर वहाँ से फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न होता है हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन में। ओके, तो और एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स और स्किन में, और राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है सारे बॉडी पार्ट से जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सब बॉडी पार्ट से लाता है राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम जो है रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। और कई बार ये मिक्स भी हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल में जो कि विच पम्प्स आउट मिक्स ब्लड, जिसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कई बार ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स और स्किन से, फिर राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स से रिसीव करता है। और कई बार ये सिंगल वेंट्रिकल में जो कि पंप्स करता है पंप आउट मिक्स ब्लड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। तो बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट और राइट एंट्रियम में आता है।
और फिर ये उसी साइड के वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर वेंट्रिकल पंप करते हैं इनको बिना मिक्सिंग के। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं इस ऑर्गेनिज्म में, तो इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, इसमें मिक्स नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये जो है ये आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, मसल्स का बना हार्ट होता है, और नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का क्लोज्ड, जिसमें फ्लूइड सर्कुलेट होता है। हार्ट क्या होता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, जो कि थोरेसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के बीच में। आपने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसकी पोजीशन देखी होगी। ये आप अपना हार्ट भी टच करके देख सकते हैं, दोनों लंग्स के बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। आप मुट्ठी बंद करते हो उतना साइज होता है क्लेंस्ड फिस्ट। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिस्ट। द इट इज़ प्रोटेक्टेड किससे होता है? डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग, पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है। किससे प्रोटेक्टेड होता है ये? पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है हार्ट जो होता है, और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। स्मॉल अपर चैम्बर्स, जिनको एट्रिया बोलते हैं, और 2 लार्जर लोअर चैम्बर बोलते हैं, जिनको वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, 4 चैम्बर हमने पढ़े थे ना मैमल्स में। स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं एट्रिया, और लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। थिन सर्कुलर मस्कुलर वॉल होती है, जिससे इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, जो सेपरेट करती है राइट और लेफ्ट चैम्बर को। ये रहा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये रहा, है ना। एक है इंटर वेंट्रिकुलर, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है। ये रहा राइट, और ये लेफ्ट, इसको सेपरेट करती है ना। क्या होती है ये? यहाँ पर हमने लाइन से दिखाई है, थिक वॉल्ड होती है। राइट और लेफ्ट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एक इंटर एट्रियल सेप्टम होती है। ये रहा ये रहा इंटर वेंट्रिकुलर है, ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। और ये वाली जो है, जो ऊपर में है, ये एट्रिया को सेपरेट करती है। उसको हम बोलेंगे इंटर एट्रिया। देखो, जो एट्रिया को सेपरेट करती है उसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को सेपरेट करती है, उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, एट्रियल सेपरेट करती है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट एट्रिया को, और इंटर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स को, उसी हिसाब से इसका नाम है। ठीक है, ये जो ऊपर में है ये इंटर एट्रियम है, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो यहाँ पर है, ऊपर में सेपरेट कर रहा है, नीचे में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? अब क्या, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट है, इस तरह से आप अगर देखोगे तो ये उस तरफ से लेफ्ट है, कि जो आपका लेफ्ट है वो उसमें राइट लिखा हुआ है, क्योंकि उस तरह से बना हुआ है कि आप ये समझो कि इधर एक पर्सन है, तो उसका लेफ्ट ये हो गया।
क्लियर। अब क्या है, अब इसको बारी बारी आराम से एक एक चीज़ हमने पढ़नी है, जिससे आप डायग्राम देखते जाओ और बनाते जाओ साथ साथ, तो और अच्छा, नहीं तो उसे देखते जाओ कैसे। ये तो पता लग गया, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, उसके बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट कर रहा है जो ऊपर की तरफ है। ओके, फिर उसके बाद एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, जो सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल हैं वो भी एक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेट है, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि सेपरेट कर रहा है एट्रियम और वेंट्रिकुलर को, सेम साइड के। क्लियर। और इन सेप्टा के बीच में एक ओपनिंग भी होती है जिससे कि वो कनेक्ट रह सके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है, कनेक्ट रह सके। तो जो ओपनिंग है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये तो सेम साइड का बताया, एट्रो वेंट्रिकुलर नोड, जो सेम साइड के बीच में है, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एक वॉल्व है जो कि 3 मस्कुलर फ्लैप्स का बना हुआ है और कस्प का बना हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इस तरफ होता है बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। एक वॉल्व होता है जो कनेक्ट करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, वो लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है बाइकस्पिड वॉल्व, और उसमें होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इस तरह से जो जो भी चीज़ें हैं वो साथ में कनेक्ट तो करती हैं, साथ ही साथ उसको ओपन भी होती हैं वो। ये देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, यहाँ जो है ये जो है यहाँ पे आपके रहेगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, जो मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं हम, है ना, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड। और ये यहाँ रहेगा वो और बाइकस्पिड वॉल्व, तो ऐसे सेपरेट होते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एयोर्टिक वॉल्व होता है, ये जो है, ये जो जा रहा है यहाँ पर एयोर्टिक वॉल्व है। हर जगह वॉल्व हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं ब्लड के फ्लो से, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या पोजीशन है। ओके, ये अयोटा हो गया, ये पल्मोनरी आर्टरी परमानेंट, ठीक है। नाउ क्लियर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, चार हमने पढ़ा, सेपरेट किया, चार इसके पार्ट किए, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट एंट्रियर और राइट वेंट्रिकल बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और इनको जो सेपरेट करता है वो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और यहाँ पे जो सेपरेट करता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। ओके, क्लियर। देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, वेयर बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ओपनिंग जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, ओके, ओपनिंग है जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा
में सेमिलुनार वॉल्व होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और उसमें सेम वॉल्व होता है। तो आई होप इसको हम इस चैप्टर को, अभी आपने डायग्राम समझ लिया, फिर इसका जो फ्लो है इसको हम फिर से पढ़ाएंगे और अच्छे से। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ये अभी आपको डायग्राम क्लियर हो गया है। इसके आगे का हम अब कल पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने अब क्लियर कर लिया है, डायग्राम एक तरह से हमें समझ आ गया है। फिर फ्लो कैसे होता है इसमें पूरे हार्ट में, आप डायग्राम बना के रख लीजिए। इसको कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे फ्लो होता है हार्ट में ब्लड का, सर्कुलेटरी सिस्टम रियली में है क्या। तो आई होप आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।